सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। ओके, तो फर्स्ट ईयर का ये कोड है। आफ्टर क्लास में से आप बोल लीजिएगा, क्लास काफी टाइम स्टार्ट हो चुका है। हाँ, फर्स्ट ईयर की क्लास होगी इसी में। ये फर्स्ट ईयर की कोड है, तो कल आपका एग्जाम है। आपका देखा जाता है 182 भाषा, हिंदी भाषा और संप्रेषण। हिंदी भाषा और संप्रेषण की बात कर लेते हैं, तो इसमें हम ये देखेंगे कि हिंदी भाषा जो है उसको किस तरीके से उच्चरित किया जाता है, किस तरीके से उच्चारण किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कुछ आपके वर्ड्स होते हैं जो हमारे कंठ और तालुकाओं से संबंधित होते हैं। अब जैसे हम प, फ, ब, यानी कि हम इसका जब उच्चारण करते हैं ना, तो ये जो हमारी लिपसिंग होती है, लाइक ये और ये हमारा खुलता है। हम इसे बिना खोले इनका उच्चारण नहीं कर सकते। तो ये जो हिंदी भाषा है ना, भाषा जिसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि भाषा आपकी वह शैली होती है जो अलग अलग बोल सकते हो कि आपके सर्वनाम और व्यंजनों से मिलकर एक शब्द का निर्माण होता है। और वह शब्द अलग अलग शब्दों के मिक्सअप से आपका एक भाषा का निर्माण होता है, या फिर एक वाक्य के निर्माण से एक भाषा का जन्म होता है। अगर हिंदी भाषा की बात कर लेते हैं, तो हिंदी भाषा में हम ये देखेंगे कि पर्टिकुलर यहाँ पर जो आपकी देखी जाती थी, हिंदी भाषा में अलग अलग व्यवस्थाओं का वर्णन किया जाता था। पहले हिंदी भाषा को आपका ब्रिज भाषा पद व्यवस्था में लिखा जाता था, लेकिन आजकल के टाइम की देखी जाए तो आपका गद्य और आपके देवनागरी और देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो ये हिंदी भाषा की स्वरूप है। तो हम इसमें ये देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन पूछ दिया कि हिंदी भाषा और संप्रेषण के तत्वों का व्याख्या करते हुए इनका वर्णन करें। ठीक है, तो आप पहले क्या लिखोगे? हिंदी भाषा का परिचय, यानी कि परिचय परिचय लिख के, ये आपका पैटर्न है, देख लीजिए क्या ऐसे स्टार्ट करेंगे आंसर। परिचय लिखे स्टार लगाइए यहाँ पे। ये सब चीज मैंने आपको बता रखा कि किस तरीके से अपने फॉर्मेट को एक्सप्लेन करना होता है, एग्जामिनर कैसे आपके नंबर देगा। ए टू जेड मैंने वो जो वीडियो लिंक शेयर किया था वो सब चीज इसमें बता रखा है। ठीक है, अब परिचय लिख दिया, तो हिंदी भाषा पहले एक्सप्लेन करेंगे कि हिंदी भाषा होता क्या है भाई। हिंदी भाषा से हमारा तात्पर्य यह है कि जब हम अपने व्यंजन और सर्वनाम का निर्माण कर मिलाकर एक शब्द का निर्माण करते हैं, और एक शब्द अलग अलग शब्दों का मिलकर एक वाक्य का निर्माण करता हो, और एक वाक्य आपका देखा जाता है एक भाषा के रूप में देखा जाता है, ताकि जिसके अंतर्गत हम एक भाषा यानी कि हिंदी भाषा का प्रयोग करके हम अपने वार्तालाप को पूरा कर सकते हैं, या फिर संप्रेषण की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया की बात कर ली जाए, तो बातों का आदान प्रदान यानी कि विचारों का आदान प्रदान की प्रक्रिया को ही हम संप्रेषण कहते हैं। यानी कि दो व्यक्ति अपनी भावनाओं का आदान प्रदान कर रहा है, अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहा है, तो वो आपका संप्रेषण कहलाता है। क्लियर हो गया एवरीवन कि क्या है ये संप्रेषण? एवरीवन आंसर प्लीज। क्लियर है? अब देखो, संप्रेषण की जो व्यवस्था है ना, अलग अलग रूपों में देखी जाती है। संप्रेषण बहुत से प्रकार के देखा जाता है, लेकिन अच्छा, ठीक है, ठीक, ओके। संप्रेषण, देखो संप्रेषण का मतलब होता है दो व्यक्तियों का आपस में विचारों का आदान प्रदान। जैसे कि मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और आप लोग मेरे पढ़ रहे हो, ठीक है। तो अभी जैसे आपने आपका स्पीड बोल रहे हैं तो आप धीरे बोलिए, तो ये भी एक संप्रेषण की प्रक्रिया ही है। यानी एक और दो व्यक्तियों का विचारों का आदान प्रदान की प्रक्रिया को ही संप्रेषण कहा। क्लियर है? अब उसके बाद हमारा ये देखने को मिलता है कि संप्रेषण जो होता है महत्वपूर्ण रूप से तीन प्रकार के होते हैं: लिखित संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण और आंगिक संप्रेषण। लिखित संप्रेषण से हमारा तात्पर्य ये, जैसे कि मान लो कि मैंने लिखा वो आपका सेकंड वर्ल्ड 1945, ये लिखकर मैंने आपको बताया। अब मैंने ये बोल दिया कि सेकंड वर्ल्ड वॉर जानते हो आप लोगों कब हुआ था? 1945 में इसका समापन हो गया था। यानी कि अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 1945 में इसका समापन हो गया। अब शुरू कब हुआ था? ये मैंने शुरू स्टार्ट बता दिया, एंड मैंने ये बता दिया। अब यहाँ पे आपको मैंने लिखकर बताया है, यानी कि अपने विचारों को लिखकर प्रकट किया, वो लिखित संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, अब क्या होता है, हम बोलकर बताते हैं। आपका देखा जाता है द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला, ये भी मैंने बोल के बताया। तो ये क्या होता है, आपका मौखिक संप्रेषण, यानी कि हम अपने मुख के द्वारा जब व्यक्ति के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वो आपका मौखिक संप्रेषण कहलाता है। अब
अब एक एग्जांपल में हमारा लास्ट ये आपका संप्रेक्षण की जो रूप है वो आपका देखा जाता है आंगिक संप्रेक्षण। आंगिक संप्रेक्षण की बात कर ली जाए तो इसमें हम देखेंगे कि पर्टिकुलर यहाँ पर आपके जो प्रक्रिया होती है, जैसे हमारा कुछ आंगिक क्रियाओं का समावेश होता है, कुछ आंगिक क्रिया हमारे अंदर समाहित होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कई बार टीवी देखते हो, टीवी देखते समय आप खाना खाते हो। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो टीवी देखते समय खाना खाते हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि टीवी देखते देखते खाना भी खा ले और आपका खाने की प्रक्रिया भी पूरी हो जाए। तो कई बार होता है कि उनकी मदर होती है, तो हमारी कॉमन सी बात है, मेरी भी मदर ऐसी होती है कि बेटा एक और रोटी। तो हम कई बार क्या होता है मुख में हमारा जो बोल सकते हो बाइट होता है, यानी कि टुकड़ा होता है खाने का, तो हम बोल नहीं पाते। तो हम क्या करते हैं, एक एक फिंगर करते हैं या फिर दो फिंगर करते हैं, और उसके अनुसार हम क्या करते हैं, हम बताते हैं कि हमें इतनी रोटी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम एक करते हैं तो मम्मी समझ जाती है कि एक रोटी मांग रहा है, दो करते हैं तो मम्मी समझ जाती है कि दो रोटी मांग रहा है। ठीक है। अब ये हो गया आंगिक संप्रेषण, यानी कि जब हम आंगिक क्रियाओं के माध्यम से दूसरे व्यक्ति के रूप में बात करें तो वो हमारा आंगिक संप्रेक्षण कहलाता है। दैट्स क्लियर कि आप लोगों का क्या कहलाएगा, ये सारे पॉइंट्स क्लियर है एवरीवन? अब आंगिक संप्रेक्षण का एक और एग्जांपल दिया जाए तो फॉर एग्जांपल हम मार्केट में रहते हैं, कई बार हमारे जान पहचान के मिल जाते हैं तो हम उन्हें देख के प्रसन्न हो जाते हैं। तो मिलने के लिए जैसे फॉर एग्जांपल वो दूसरे रोड की तरफ होते हैं, हम इस रोड की तरफ होते हैं, तो हम मार्केट में चिल्ला के नहीं बोलेंगे ना, ओ इधर आओ, ऐसे नहीं करेंगे ना। हमारा क्या होगा, हम इसे इशारे में ऐसे बोलेंगे, लाइक दैट, ऐसे बुलाएंगे। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सामने वाला आपके इस भावना से समझ गया कि वो मुझे बुला रहा है, तो वो हाँ, तो ये आपका आंगिक संप्रेक्षण कहलाता है। ठीक है। तो एवरीवन आप लोगों का जो ये कल का जो एग्जाम है ना, यानी कि ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, बस मेरे को अपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने दीजिए, मेरे को पता है क्या आएगा क्या नहीं आएगा। हिंदी भाषा और संप्रेक्षण, देखो इसमें आपका आएगा कि हिंदी भाषा संप्रेक्षण का जो मूल तत्व है उसकी व्याख्या करें। यानी कि हिंदी भाषा संप्रेक्षण का मूल तत्व क्या है, कि हमारे हिंदी भाषा का प्रयोग करके संप्रेषण भी है ना, एक बात को ध्यान में रखा जाता है कि किसी एक भाषा का प्रयोग करते हुए ही आपके संप्रेक्षण को पूरा किया जाता है। ये नहीं है कि अब जैसे मान लो कि मैं अभी इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और वो सारे बच्चे को हिंदी आती हो और इंग्लिश नहीं आती हो, तो क्या लग रहा है कि संप्रेषण पूरा हो पाएगा? नहीं। अगर मान लो कि मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ और सभी बच्चों को इंग्लिश आती हो, भाई लग रहा है कि मैं उनकी बातों को और हमारी बातों का आदान प्रदान हो पाएगा? नहीं। इट कि संप्रेषण करने का मतलब ये होता है कि दो व्यक्तियों का विचारों का आदान प्रदान। तो दो व्यक्तियों का विचारों का आदान प्रदान क्या होगा, कि एक ही भाषा का दोनों को ज्ञान होना चाहिए। यानी कि जब जिससे मैं बात करूं, सामने वाले व्यक्ति को भी उस भाषा का नॉलेज हो, इट मीन्स ये है, तभी हमारा संप्रेषण की व्यवस्था पूर्ण होती है। क्लियर है? तो अब उसके बाद यहाँ पे जो आपका 182 का जो आपका कोड है, पर्टिकुलर ये देखोगे कि यहाँ पे आपको परिचय लिखना होगा और उसके बाद आपके संप्रेक्षण के रूप दे लिखने होंगे। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे आंसर्स को लिखा जाता है। ठीक है। अब उसके तत्पश्चात आपका क्या आएगा, एक पॉइंट आएगा लास्ट में, बोल सकते हो निष्कर्ष। ठीक है। निष्कर्ष लिख लो या फिर आप सारांश लिख लो। ठीक है। तो ये कुछ भी लिख सकते हो, ये पॉइंट आप लोगों को लिखना है। इन लोगों का मतलब जानते हो क्या है? देखो सारांश लिख लो, चाहे आप निष्कर्ष लिख लो, संक्षिप्त भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो आपने ऊपर आंसर जितना भी एक्सप्लेन कर दिया ना, उस आंसर का एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। अब जैसे कि हमने कोई चैप्टर पढ़ा, चैप्टर का समरी होता है, लाइक दैट, वही आंसर आपका सारांश कहलाता है। तो ये है आपके 182 स्टूडेंट वाले का जो आपका देखा जाएगा। तो देखो इसमें क्या है ना, दो चीज याद करके जाना बिल्कुल ही। एक संप्रेक्षण की प्रक्रिया क्या होती है, संप्रेक्षण क्यों किया जाता है, संप्रेक्षण के तत्व क्या, कितने प्रकार के संप्रेक्षण होते हैं, इनको बिल्कुल रट लो। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से रट लो। अब मैं आप लोगों को क्या है, जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को सैंपल पेपर प्रोवाइड करके उस सैंपल पेपर में जो टिक लगा के मैं बोलूंगा कि ये ठीक है। तो अब देखो बात कर लेते हैं हमारे सिंपलीफाई क्वेश्चंस के। तो आपका बात कर लेते हैं, हमारा पॉइंट आ जाएगा जिसमें हमारे हिंदी भाषा संप्रेक्षण का जो तत्व है वो कंप्लीट होता है। तो देखो इसके जो मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या है, आपके एग्जाम में ना इससे रिलेटेड जरूर क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि हमारा जो बुक है वो हिंदी भाषा और संप्रेक्षण के रूप में ही है।
ये इसके ऊपर आपको क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। इसके बिना सोच लो कि क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, पेपर बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या है कि आपको क्या करना है, हिंदी भाषा और उसके जो व्यवस्था है कि हिंदी भाषा का मतलब क्या होता है, हिंदी भाषा का क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है, हिंदी भाषा का उपयोगिता क्या है, ये सारी बातें पढ़ लेना। और बाकी मैंने जितने भी टॉपिक्स हैं वो आप लोगों को बता दिया। परिचय के अनुसार आपको लिखना है। एंड सेकेंड ऑफ थिंग कि आपको क्या करना है, वो आप मेरे को मैसेज कर देना, ताकि मैं सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग आपको टिक लगा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको बता दो, और उसी क्वेश्चन का ही देखना रियली में आपके एग्जाम भी आएंगे। अभी तक जितने भी एग्जाम हो चुके, आज सेकंड एग्जाम था, सेकंड एग्जाम में भी बच्चों ने उसी तरीके से रिजल्ट दिया, कॉल्स पे कॉल्स आ रहे थे कि सर आपने जो लिखवाया सब वही आया है, उसमें से एक भी नहीं आया। फर्स्ट डे भी जो एग्जाम हुआ था वो भी आपका सेम ही आया है। तो देखिए ये आपका जो फर्स्ट ईयर का कोड है वो हमारा कंप्लीट होता है। अब आपका सेकंड ईयर के कोड की बात कर लेते हैं। अब सेकंड ईयर के स्टूडेंट की बात कर लेते हैं, चाहे आपके फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की बात कर लेते हैं, चाहे थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट की बात कर लेते हैं। देखो ये सभी के लिए पैटर्न जरूरी है। ठीक है, मेरे से आप लोग बस ये आप सुनते रहिए कि क्या क्या मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब मान लो कि हमारा एक क्वेश्चन आता है, हमारा एक क्वेश्चन क्या आता है, वो आपका देखा जाता है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण हर एक टॉपिक में है, चाहे फर्स्ट ईयर हो, चाहे आपका सेकंड ईयर हो, चाहे थर्ड ईयर हो। देखो ये क्वेश्चन मान लो कि ये क्वेश्चन है, मैं देखो ये क्वेश्चन अपनी तरफ से बनाया हूँ, लेकिन वैश्वीकरण के रूप में आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। वैश्वीकरण के माध्यम से विकास की स्थितियों को बताइए। यानी कि वैश्वीकरण है उसके विकास की स्थितियों के बारे में बताना कि वैश्वीकरण के कारण किस तरीके से विकास की स्थिति में परिवर्तन आया या फिर बदलाव आया, डेवलपमेंट आए। तो ये आपका पोल साइंस का है। पोल साइंस के जितने भी स्टूडेंट है इस बात को लिसन करेंगे, बिल्कुल ही केयरफुली इस बात को ध्यान में सुन के चलेंगे। ठीक है, ए टू जेड जितने भी पॉइंट है, सब ए टू जेड जितने भी पॉइंट है, इट मींस ए टू जेड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, हमारा एक पॉइंट आता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन के बाद आपका जो पॉइंट है परिभाषा, ये आपका लिखकर उसके बाद एरो बनाना होता है, और इस एरो के साथ साथ ये आपका लिखना होता है। तो उसके बाद सेकंड वाली लाइन में आपको इसी के नीचे से लिखना है, ये जब तक एरो तीसरी लाइन पे नहीं चला जाएगा, और फिर उसके बाद तीसरी लाइन में हमें यहाँ से लिखना होता है। ठीक है, पहले पेज पे आपका हाफ पैराग्राफ बनेगा, एंड एक और हाफ पैराग्राफ आपके पहले पेज पे ही बनेगा, लाइक दैट। ये अब ये आपका दो पैराग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये आपका लिखने का तरीका होता है। ठीक है, ये आपका लिखने का तरीका होता है। अब मैंने बोल दिया परिभाषा, परिभाषा में हम क्या लिखेंगे भाई, वैश्वीकरण के बारे में बताएंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या पूछा था कि वैश्वीकरण के माध्यम से विकास की स्थितियों को बताइए। तो वैश्वीकरण के माध्यम से हम पहले वैश्वीकरण को बताएंगे, और उसके सेकंड पैराग्राफ में बताएंगे कि वैश्वीकरण के कारण विकास की स्थिति क्या है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं वैश्वीकरण की। वैश्वीकरण का मतलब हमारा अभिप्राय यह है कि विश्व का एकीकरण। विश्व का एकीकरण से मतलब ये है कि जब पूरा विश्व एक साथ अपनी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए वो सभी के साथ अपने आप का विकास करने लगे, वो आपका वैश्वीकरण कहलाता है। जिसके अंतर्गत मान लीजिए कि भारत है, भारत अब दूसरे देशों के साथ जुड़ जुड़कर अपना विकास कर रहा है, वो आपका वैश्वीकरण है। यानी कि सभी देशों का, यानी कि विश्व के सभी देशों का आपस में जुड़ाव की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण कहलाती है। क्लियर है? वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है कि आपका विश्व का एकीकरण हो जाना, यानी कि पूरा विश्व किसी भी कारण से एक जगह पे इकट्ठा हो जाए। इकट्ठा होने का मतलब ये नहीं है कि हाँ झुंड बना के, उनके कहने का मतलब ये है कि सभी अपना विकास एक साथ करने लगे। और जैसे मान लो कि ये हमारा एक बोल सकते थप्पड़ मार स्लैप बोलते हैं ना, इसे हमारा मुक्का बन जाता है। ठीक है, इसका एकीकरण का मतलब यानी कि स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है, उसके बाद अपना डेवलपमेंट करने की प्रक्रिया को ही वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, तो वैश्वीकरण का मतलब यह है कि पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों का एकीकृत हो जाना।
लिसन कोई नहीं, मेरे को पता है, मेरा नेटवर्क कनेक्टिविटी मेरे को पता है ये क्या है। इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि एकीकरण हो जाना है। एकीकरण यानी कि सभी देश एक दूसरे के साथ मिलकर अपना विकास करें, सभी दूसरे के साथ मिलकर चले, चलने की प्रक्रिया, वो अपना विकास करने की प्रक्रिया को ही वैश्वीकरण कहा जाता है। ठीक है। और वैश्वीकरण के कारण हमारे विकास के स्थिति को बताना है, यानी कि वैश्वीकरण के कारण हमारा विकास, वैश्वीकरण के कारण हमारे विकास स्थिति में किस तरीके से बदलाव आया, किस तरीके से परिवर्तन है, उसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता हो गया कि वैश्वीकरण का मतलब क्या है, कि सभी देश एक दूसरे के साथ मिलकर अब आगे चलता है। तो पहला विकास क्या होगा भाई, देशों में एकता की स्थिति हो जाएगी, यानी कि सभी देश अब एक दूसरे के प्रति फ्रेंडशिप वाला भावना रखेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारा भारत है, उसके साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप रखता है, यानी कि बहुत ज्यादा, मतलब उसके साथ उसकी जो वैश्विक स्तर की बात की जाए तो उसका बहुत ज्यादा बेहतर संबंध पाया जाता है। ठीक है। तो वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ भाई, विश्व स्तर पर क्या उसका विकास का क्या हुआ, कि विश्व स्तर पर क्या है, संबंधों की व्यवस्था, यानी कि विश्व स्तर पर संबंधों की व्यवस्था देखी गई, यानी कि रिलेशनशिप बिल्ड हुआ। रिलेशनशिप बिल्ड होने के कारण क्या हुआ, पावरफुल हुआ। अब फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि मैंने अपने फ्रेंड सर्कल बनाया, मान लो कि मैं ए हूँ, बी है, सी है। अब मैंने इन दोनों के साथ फ्रेंडशिप बनाया, तो भाई मैं स्ट्रॉन्ग हुआ या नहीं हुआ, पहले मैं अकेला था लेकिन अब मैं किसी के साथ हूँ, तो वो स्ट्रॉन्ग कहलाऊंगा या नहीं कहलाऊंगा। तो उसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इसका सबसे बड़ा विकास यही हुआ कि आपका पॉइंट आ जाएगा संबंधों की व्यवस्था। संबंधों की व्यवस्था यानी कि सिस्टम ऑफ, यानी कि सिचुएशन ऑफ रिलेशन। ठीक है। तो हम यहाँ पे पॉइंट क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट लिख दोगे संबंधों की व्यवस्था। अब इसे लिख के आप लोग क्या करोगे, इसे एक्सप्लेन करोगे भाई, इसे एक्सप्लेन करोगे। अब उसके बाद वैश्वीकरण के कारण औद्योगिक व्यवस्था। सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे, कि औद्योगिक व्यवस्था का विकास है। ये आपके सब हेडिंग है। तो इन सब हेडिंग के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, अपने आंसर्स को एक्सप्लेन करना है, इन्हीं सब हेडिंग को। अब देखो आपका 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 20 मार्क्स का आपका आंसर पूछता है, तो आपके 20 मार्क्स के आंसर में क्या है, 5 पॉइंट होने चाहिए, यानी कि पहला पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, और 3 पॉइंट होने चाहिए। अगर इन तीनों पॉइंट को एक्सप्लेन करने की बात कर लेते हैं, तो एक पेज पे आपके 2 पॉइंट होने जरूरी है। ठीक है। एक पेज पे कितने पॉइंट होने चाहिए, 2 पेज होने चाहिए। 8 मिनट्स के अगर 5 पॉइंट लिखते हो तो 5 पॉइंट आपका 2.5 पेज कवर करता है, और परिभाषा 1 पेज कवर करता है, यानी कि 3.5 पेज कवर हो गया। उसके बाद वैश्वीकरण का लाभ और हानि लिख दो, पूरे आपके 5 पेज कवर हो जाते हैं। यानी कि एक एक क्वेश्चन में जो 20 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, उसमें 5 पेज फिलअप करना होता है, तो ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब 5वें पेज पे लिखते समय लास्ट में आपका क्या लिखना है, सारांश लिखना है। ये आपका सारांश लिखना है। सारांश जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, सारांश का मतलब होता है समरी, यानी कि जो हमने आंसर लिखा है उस आंसर के अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स बताने हैं, कि आज हमारा जो प्रेजेंट ऑफ टाइम क्या है, उसके वैश्वीकरण के रूप में, वैश्वीकरण के रूप में बात कर ली जाए ना, तो वैश्वीकरण है ना, पूंजीवाद को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहा है। वैश्वीकरण के कारण क्या होगा, देशों में एकता स्थापना हो रही है, शांति व्यवस्था, आतंकवाद की स्थिति समाप्त हो रही है, सभी विश्व स्तर पर देखा जाता है कि व्यापारिक व्यवस्था में आगे बढ़ रहा है, सभी व्यवस्थाओं का विकास निश्चित हो रहा है वैश्वीकरण के कारण। तो ये आपके आपके सारांश के रूप में है। तो ये आपका पोल साइंस का एक पैटर्न होता है, अगर आपको कुछ एक्सप्लेन करना होता है तो। ठीक है। तो ये था एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन इसी में लेके चले, पोल साइंस में, या फिर देखो ये सभी कोड में आएगा, जो आपका बोल सकते हो बीपीएजी 174 के जो मतलब 170 187 के कल एग्जाम है, उसमें भी इसी तरीके के पैटर्न फॉलो करना, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, क्वेश्चन जो पूछे उसके अकॉर्डिंग, उसके बेसिस पे हमें वर्क करना होता है। ठीक है। और जैसे तुलनात्मक राजनीति है,
तो ये आपका क्वेश्चन है जिसमें आपका क्या आ रहा है, ये क्वेश्चन आपका क्या है कि तुलनात्मक शासन और तुलनात्मक राजनीति का अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि इन दोनों के डिफरेंट बताना है। अगर इस तरीके से आप क्वेश्चन पूछे किसी भी वर्ड का, किसी भी मतलब सेंटेंस का, किसी भी सिचुएशन का अगर अंतर पूछे तो उसके अंतर कैसे बताना है वो आप लोग अब ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो ये अब आपका क्वेश्चन आ जाता है। तो पहले इसका भी हम परिभाषा लिखेंगे। अगर पहले परिभाषा की बात कर लेते हैं, हम तुलनात्मक शासन को एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, तुलनात्मक वर्ड को एक्सप्लेन करेंगे। क्या करेंगे, तुलनात्मक वर्ड को एक्सप्लेन करेंगे। तुलनात्मक वर्ड, तुलनात्मक यानी कि जब एक सिचुएशन दूसरे सिचुएशन, यानी कि जब एक व्यवस्था दूसरे व्यवस्था के बीच की गई तुलना की प्रक्रिया ही तुलनात्मक कहलाती है, यानी कि एक दूसरे के बीच किया गया तुलना ही तुलनात्मक कहलाता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम तुलना इसीलिए करते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि उस व्यवस्था से किस तरीके से ये बेहतर है। मान लो कि ये ए है और ये बी है। ठीक है, ये आपका 12th क्लास का स्टूडेंट है, ये आपका 11th क्लास का स्टूडेंट है। ये आपका टॉपर है, ये आपका फेलियर है, फेल लिख दिया मैंने। ये आपका स्मार्ट है, ये आपका बोल सकते हो कि लोफर है। ठीक है, तो अब इसमें हम दोनों के बीच तुलना करेंगे तो पता चलेगा ना कि इन दोनों के बीच सबसे बेस्ट कौन है। इन दोनों के बीच अगर हम तुलना करेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि भाई बेस्ट कौन है, कौन खराब है, किसकी स्थिति खराब है। तो यही अंतर कहलाता है, यानी कि तुलनात्मक कहलाता है कि दो परिस्थितियां या फिर दो सिचुएशन के आपस में की गई तुलना को ही तुलनात्मक कहा जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा तुलनात्मक शब्द। तो अब इसके बाद हमारा क्या है, तुलनात्मक शासन को एक्सप्लेन कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से हम अंतर लिख के क्या करते हैं, इन दोनों के बीच तुलना कर देते हैं। अब इसका जो पॉइंट लिखा जाता है सेम इस पॉइंट ये होता है, आपका ये पॉइंट लिखा जाता है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिमिलर पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये अगर टेबल बना के भी हम अंतर स्पष्ट कर देते हैं तो ये आपका अंतर बताने का प्रक्रिया है, ये आपका पैटर्न बताने की प्रक्रिया है। ठीक है, अब उसके बाद आपका अंत में क्या लिखा है, इन दोनों का लाभ या फिर हानि लिख के आप उसके बाद लाभ या हानि लिख के क्या करोगे, तुलना करने की प्रक्रिया प्रक्रिया की लाभ के पॉइंट बता जाए तो अब क्या होता है, अब हम दूसरे स्थिति का तुलना करके हम उसका लाभ कैसे पता चल सकता है, यानी क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। जब हम एक व्यवस्था की जब तुलना करेंगे तो उसके लाभ क्या है, तुलनात्मक व्यवस्था के लाभ लिखना है, यानी कि अब अगला पॉइंट क्या आ जाएगा, तुलनात्मक व्यवस्था का लाभ, यानी कि कंपेयर करने के क्या लाभ है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि भाई हम उनके अच्छाइयों को जान सकते हैं, अपने बुराइयों को जान सकते हैं और फिर अपने में सुधार ला सकते हैं। यही तो लाभ है ना। या फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं ना, हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि देख राजू का बेटा कितना पढ़ने में होशियार है, तू निकम्मा हो रहा है, बिल्कुल पढ़ता नहीं है, पढ़ने में कुछ सीख। वो क्यों तुलना करते हैं भाई, ताकि उनको देख के कुछ सीखो और अपनी कमियों को भी निकालो कि भाई मेरे में कमी क्या है, उस कमियों को दूर करो, इसीलिए तुलना की जाती है। तो ये आप इसमें लाभ के पॉइंट भी ऐड कर सकते हो इसके नीचे। अब उसके बाद फिर आपका सारांश आ जाता है, जो आपका ये 20 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है एवरीवन, सभी को पैटर्न समझ में आ गया। ठीक है, तो ये आपका पैटर्न होता है जो आपके पोल साइंस एंड अदर एग्जाम में भी आपके यही पैटर्न यूज करे जाएंगे। ठीक है, क्यों, देखो कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपके गद्यांश हो गए, पद्यांश हो गए और बोल सकते हो कि साहित्य हो गए, बस उनको छोड़ के ये जो बाकी जितने भी कोड है ना, उन सबका यही पैटर्न है, इन सबका कुछ अलग पैटर्न नहीं होता। बस ये है कि जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम अपने आंसर्स को उस पे फोकस करके आंसर लिखते हैं। और जैसे तुलनात्मक पूछा था कि तुलना करना, तो हमारा आंसर बस हम तुलनात्मक व्यवस्था के आसपास ही इर्द गिर्द ही रखेंगे। अब मैंने पूछा, नहीं अभी नहीं हो रही। ओके ओके, तो अब उसके बाद आपका क्या है कि पर्टिकुलर हमारा जो भी क्वेश्चन पूछेगा उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आप, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर तुलनात्मक करना तो आपको तुलना करने की प्रक्रिया ही देखी जाएगी। मैं रियल बता रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ कि अनम्यूट कोई हुआ ना,
लेफ्ट हो जाओ, मत हो अनम्यूट, वैसा किसी को क्लास ले लेना, लेफ्ट हो जाओ। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया सभी को, ए टू जेड जितने भी स्टूडेंट है सभी को पैटर्न पता चल गया। और जितने भी है अपने एग्जाम को इसी तरीके से फॉलो करो। एंड जो भी हो आप लोग, कोई भी डाउट हो तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से। एंड अब आ गया थर्ड ईयर वाले। वैश्वीकरण का युग पूछ रहे हो आप? वैश्वीकरण, वैश्वीकरण का युग और चरण दोनों एक ही है, देखो ध्यान में रखना। वैश्वीकरण का जो युग है या फिर चरण की बात कर रहे थे कि वैश्वीकरण का जो स्टार्टअप कहाँ से हुआ और उसने किस तरीके से स्ट्रगल, यानी कि वैश्वीकरण ने किस तरीके का व्यवस्था देखा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लीजिए, जो वैश्वीकरण का जो युग है आपका देखने को मिलता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत बड़े पैमाने पे वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया। साथ आपका देखा गया कि 1972 के आसपास वैश्वीकरण को अत्यधिक मात्रा में बढ़ावा दिया गया। उसके बाद आपका देखा जाता है 1992 में, यानी कि जब आपका देखा जाता है सोवियत संघ 1991 में टूट कर बिखर जाता है, सोवियत संघ का अंत हो जाता है और पूंजीवाद का अस्तित्व स्थापित हो जाता है। तो 1992 में पूरी तरीके से वैश्वीकरण का दौर आ जाता है। ठीक है, अब उसके बाद भी बात कर लीजिए तो वैश्वीकरण की जो स्थिति है ना 2010 के आसपास बड़े पैमाने पे पूरे विश्व में विकसित होने लगा। ये आपके वैश्वीकरण के युग है या फिर चरण है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे थर्ड ईयर की। थर्ड ईयर का जो कल आपका कोड है आपका देखने को मिलेगा BPAG 187। बीपी BPCS 187। ठीक है, तो इसमें आपका जो कोड है वो मानव संसाधन व्यवस्था पर, मानव संसाधन के व्यवस्था और उनके प्रबंधन पर निर्भर करता है। तो देखो मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया, फॉर्मेट में वही सेम होगा, बस जो अंतर वाला है नहीं उससे पहले वाला जो मैंने बताया वैश्वीकरण वाला, वो उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। और बाकी तो मैंने इसकी क्लासेस वगैरह आप लोगों को दे के आई थिंक अप्रोक्स देखा जाए तो 8 चैप्टर तक करवा ही दिया है। बाकी आप उन्हीं को फॉर्मेट और बाकी मेरे जो भी है आप लोग यूट्यूब पे जाके विजिट कर सकते हो, उन वीडियोस को देख सकते हो। और मैं अगर नोट अभी मैं देखूंगा कि अगर इसके कुछ है तो वो आप लोगों को मैं सेंड कर दूंगा, तो आप लोग मेरे को मैसेज कर देना जितने भी स्टूडेंट है कि कौन कौन सी स्टूडेंट है। तो देखो इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोगों को मैंने ये कोड करवा रखा है, सभी स्टूडेंट को मैंने ये कोड पढ़ा भी रखा है पर्टिकुलर। अभी एक एक क्लास मैंने लेके यहाँ तक 7 8 क्वेश्चन तक 8 चैप्टर तक शायद पढ़ा रखा है। तो देखो बस यही ध्यान में रखना कि इसमें जो आपका पॉइंट पूछेगा ना, पॉइंट घुमा फिरा के पूछेगा। पॉइंट घुमा फिरा के क्या पूछेगा कि भाई आपका सिंपलीफाई में बोला जाए तो वो आपका मानव संसाधन की जो प्रक्रिया है उसके तत्वों की व्याख्या करें, मानव संसाधन का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, मानव संसाधन किस तरीके से अपने आप में आज विकसित संसाधन के रूप में जाना जाता है। देखो मानव संसाधन एक ऐसा संसाधन है ना पूरे विश्व स्तर पर कि वो अपना विकास जैसे चाहे जैसे कर सकता है, अपने विकास के साथ साथ वो दूसरे का भी विकास जैसे चाहे जैसे कर सकता है। अब एक कोयला है, ठीक है, कोयला एक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, पेट्रोलियम भी है एक प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, पेट्रोलियम भी एक प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन अब वो संसाधन हम उनका उपयोग करते हैं, चलो अच्छी बात है, कोयले को हम बेच के पैसे ले सकते हैं, ठीक है अच्छी बात है। लेकिन ये बताओ कि उसका एक लिमिटेशन है, उसका एक लिमिटेड व्यवस्था है। लेकिन जो मानव है ना वो अनलिमिटेड है। मानव आज देखा जाए, अब देखा कोई कहेगा कि सर मानव अनलिमिटेड कैसे है? मानव संसाधन इसीलिए महत्वपूर्ण संसाधन है क्यों, क्योंकि जो मानव कर सकता है वो और कोई संसाधन नहीं कर सकता। मानव ही सभी संसाधनों का प्रयोग करता है तथा उनके अनुसार उसका स्वरूप भी बदल सकता है मानव। ठीक है, अब जैसे पेट्रोलियम होता है, आपको लग रहा है कि जो पेट्रोल निकलता है वो किसी से निकलता है, पेट्रोलियम से निकलता है। पता है पेट्रोलियम में कितने पदार्थ निकलते हैं? कैरोसिन ऑयल निकलता है, रबर निकलता है, ठीक है, पेट्रोल निकलता है, कैरोसिन आपका बोल सकते हो मिट्टी का जो तेल बोला जाता है वो निकलता है, लोह धातु निकलता है। अब ये बताओ, अब उन संसाधनों का मानव क्या कर रहा है? फिल्टर कर रहा है, फिल्टर करके हर एक चीज को अलग अलग स्टेटअप पे आपका सेटअप कर रहा है। तो आपने क्या देखा कि मानव सभी संसाधनों का प्रयोग कर सकता है, लेकिन अन्य संसाधन मानव पर प्रभावित कर रहे हैं, यानी कि प्रभाव डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो क्यों कारण, क्या कारण है? अगर मानव संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहा है तो जाहिर सी बात है भाई प्रभाव तो होगा ही होगा। ठीक है, अब जैसे हम पेट्रोल को लगातार भाई यूज कर रहे हैं,
आने वाला टाइम में खत्म हो जाएगा, तो संसाधन विलुप्त हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मानव एक ऐसा संसाधन है जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, है तब तक मानव का बोल सकते हो संसाधन के रूप में मानव टिका हुआ है। तो ये देखो, ये मानव के संसाधन के रूप में मैंने आपको बोल दिया। ठीक है, अब उसके बाद आप लोगों को मैंने बाकी जितने भी क्लासेस है वो दे ही रखा है। आप लोग उन क्लासेस को जाके आज देख लेना, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप उन पे विजिट कर लेना, या फिर आपके जितने भी टॉपिक्स हैं मैं अभी आप लोगों को सबको प्रोवाइड कर दूंगा। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो या फिर कोई भी सेशन हो, मैं आप लोगों को अभी क्वेश्चन फॉरवर्ड कर दूंगा। ओके एवरीवन, क्लियर हो गया सर? तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।